हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 9 जून 2026 के करंट अफेयर की चर्चा करूंगा, जो पीटी और मेंस दोनों प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग दो वार नोट्स तैयार रखेंगे, एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ये मेरा चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें ताकि डेली बेसिस पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप इससे जो भी करंट के डेटा और फैक्ट मिलेंगे आप उसको और नोट्स में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 9 जून 2026 का। आज का पहला न्यूज़ जो है वह है भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। पहला न्यूज़। दूसरा न्यूज़ क्या है हम लोग के पास कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटा सेट्स पर रिपोर्ट जारी की है। थर्ड न्यूज़ है हम लोग के पास क्या, NCAER रिपोर्ट ने भारत में छिपे हुए डिजिटल डिवाइड को उजागर किया है। नेक्स्ट न्यूज़, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी संस्था ने अपनी वार्षिक सिपरी ईयरबुक 2026 जारी की। ये इम्पोर्टेंट है, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के 10 वर्ष पूरे हुए। तो ये भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह की हमेशा अभियान हो गए, कुछ योजना हो गई, कुछ रिपोर्ट हो गई जो अक्सर बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको एक अलग नोट्स के रूप में अलग पेज में इसको लिख लेंगे ताकि एग्ज़ाम में इसको रिवीजन करके जाइएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट कुछ सुर्खियों में रहे हैं, कुछ जो चर्चा के विषय रहे हैं, जैसे क्या है, पहला कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये होगा। दूसरा, वीरता पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया। तीसरा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का बिल, इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है। जोजिला सुरंग। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट बॉन्ड इंडेक्स क्या है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, और H1B क्या है। फिर यमुना नदी के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है। और लास्ट में जैसा कि हम लोग बताते हैं कि एक जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं या फिर कोई जो चर्चा में रहे कंट्री होते हैं उनका हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो ये आर्मेनिया का चर्चा आज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या है, ये मेरा हम लोग का चैनल है, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि, और हाँ, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि वो कहाँ से मिलेंगे आपको, एक सेकेंड। ये आप YouTube में चले जाइएगा। YouTube में जाने के बाद ये मेरा चैनल है और यहाँ जो देख रहे हैं आपको बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ बी पॉजिटिव मोर, और ये लिंक, बस इसी को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए ये आपको 3 लिंक आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये करते हैं हम लोग, ये 3 लिंक आ गए। ये बीपीएससी एस्पिरेंट करेंट अफेयर का चैनल है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे आप खुल जाएंगे। बैक कर लेता हूँ मैं। ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो बीपीएससी एस्पिरेंट करेंट अफेयर्स का चैनल है। और ये जो है आपका ASO का चैनल, बीपीएससी ASO या फिर बिहार SC ASO का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगले मंथ से, जून के बाद जुलाई से, मैं बिहार SC ASO और बीपीएससी ASO के लिए भी इसमें डेली बेसिस पर सेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसका एक आकलन किया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में इस टेस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं। तो ये ग्रुप, एक फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यह हम लोग का चैनल है, आप लोग इसमें जाकर, और ये प्लेलिस्ट सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये हम लोग का बीपीएससी करेंट अफेयर्स पीटी एंड मेंस, यहाँ डेली बेसिस पे जो भी करेंट अफेयर्स किए जा रहे हैं उनका वीडियो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ से डेली बेसिस पर इसको क्या करेंगे, वीडियो को देखकर अपना वार नोट्स तैयार कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल के लिए मैंने आपको बता दिया कि बस यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे आप लोग और 3 चैनल मिलेंगे। तो फर्स्ट चैनल और थर्ड चैनल को ज्वाइन करना है। फर्स्ट चैनल ASO ग्रुप के लिए है और थर्ड चैनल बीपीएससी करेंट अफेयर के लिए। इसमें अगले माह से
डेली बेसिस पर एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसका हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। और थर्ड वाले है बीपीएससी करेंट अफेयर के लिए एक चैनल है जिसे आप लोग, इसमें आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। विजन आईएएस का जो डेली करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए आज का ये पहला न्यूज़ क्या हम लोग को, एनसीएआर रिपोर्ट ने भारत में छिपे हुए डिजिटल डिवाइड को उजागर किया। ये तो सेकेंड न्यूज़ था। ये फर्स्ट न्यूज़ हम लोग के पास ये है कि भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियां रही है। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 जून 2026 को लागू हुआ था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा, जैसे कि पिछले बीपीएससी में ही भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मेंस प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ने अब तक 15 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिनमें 27 देश शामिल है। तो ये याद रखना है हम लोग को कि भारत ने कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो 15 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। तो कितने देशों के साथ, जिसमें 27 देश शामिल है। हालांकि बढ़ते व्यापार घाटे, बढ़ते आयात और घरेलू विनिर्माण पर दबाव के कारण भारत द्वारा संपन्न मुक्त व्यापार समझौतों की एक व्यापक समीक्षा की जा रही है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समक्ष चुनौतियां क्या आ रही है, तो देख रहे हैं हम लोग कि बढ़ता व्यापार घाटा, इसके बारे में देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और ईएफटीए देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा $50 बिलियन से अधिक रहा है। मतलब भारत ने जितने भी देशों के साथ अपने व्यापार किए हैं उन व्यापारों में देखा जाए तो घाटा ही हुआ है। लगभग कितना का, तो 2025 में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग $50 बिलियन से अधिक का घाटा रहा है। तो किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है भारत 2025 में, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मॉरिशस के साथ और ईएफटीए देशों के साथ कर चुका है। आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ औसत व्यापार घाटा लगभग $62 बिलियन प्रति वर्ष रहा है। दक्षिण एशिया एकमात्र अपवाद है जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष $6.7 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन हो गया है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि सबके साथ तो व्यापार घाटा चल रहा है उसका, लेकिन एकमात्र दक्षिण एशिया का एकमात्र अपवाद है जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा नहीं बल्कि वो अधिशेष में जा रहा है। कितना, तो $6.7 मिलियन अधिशेष के साथ, जो बढ़कर अब $20 बिलियन हो गया है। मतलब देखा जाए तो हर कंट्री के साथ, जिसके साथ भी वो व्यापार किया उसके साथ व्यापार घाटा ही रहा है। लेकिन दक्षिण एशिया एकमात्र अपवाद है जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा नहीं बल्कि व्यापार अधिशेष में चला जा रहा है, जो पहले $6.7 बिलियन था जो अब बढ़कर $20 बिलियन हो गया है। अब टैरिफ में विषमता, पहला चुनौतियां था व्यापार घाटा को लेकर, जिसमें एक एक्सेप्शनल क्या है, दक्षिण एशिया। अब टैरिफ में विषमता को लेकर देखा जाता है कि एफटीए के तहत भारत अपने आयात शुल्क में कटौती करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जब भारत इंपोर्ट ड्यूटी को कम करता है जिससे विदेशी वस्तुएं भारत में सस्ती हो जाती हैं। इसके विपरीत उन देशों में भारत निर्यात को बहुत कम लाभ मिलता है जहाँ पहले से ही शुल्क कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसके समक्ष चुनौतियाँ पैदा हो जाती है भारत के समक्ष। अब भारतीय निर्यातकों द्वारा कम उपयोग, भारतीय निर्यातक एफटीए का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। केवल 20 से 30% पात्र निर्याती इन समझौतों के अधिमान्य प्रावधानों का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य कारण नियमों का पालन करने की उच्च लागत है जो मिलने वाले शुल्क लाभ से अधिक हो जाती है। इन्वेंट्री ड्यूटी स्ट्रक्चर, कच्चे माल पर अधिक शुल्क और इनसे तैयार माल पर कम शुल्क होने के कारण भारतीय घरेलू विनिर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विनिर्माण कार्यों का विदेशी में स्थानांतरण, सस्ती उत्पादन लागत और भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच के कारण कंपनियां मेक इन आसियान सेल इन इंडिया, आसियान में विनिर्माण और भारत में बिक्री की रणनीति अपना रही है। इससे भारत का अपना विनिर्माण क्षेत्र पिछड़ रहा है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। अब ये जो एफटीए में जो हमेशा घाटा देखने को मिल रहा है, एफटीए के समझ उसकी भारत की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, तो उसके लिए आगे की क्या राह हो। प्रशुल्क की समीक्षा, औद्योगिक कच्चे माल जो इनपुट्स होते हैं पर शुल्क को मुक्त व्यापार समझौते की प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करना चाहिए ताकि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सके और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म किया जा सके। ये अनुपालन को सरल बनाना, इसमें क्या है कि भारतीय निर्यातकों के लिए उत्पत्ति के नियम चाहे रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे जटिल एफटीए नियमों को आसान बनाना चाहिए ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे मेक इन इंडिया पहल के तहत औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक को
सुदृढ़ करना चाहिए ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सके। ये पहला न्यूज़ था हम लोगों की एफटीए क्या है, और एफटीए जो भारत अभी हाल ही में ओमान के साथ किया है 1 जून 2026 को, और एफटीए के समक्ष भारत की क्या चुनौतियां हैं, ये आप लोग मेंस वार नोट्स में इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोग एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए डेटा सेट्स जारी किया है। अब इसकी ओर देख लेते हैं हम लोग कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोगों को सशक्त बनाने के लिए एक सुदृढ़ सूचना संरचना बनाने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य डेटा आधारित वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर शासन संरचना को प्रभावी बनाना है। राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं कि इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है। कि राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक प्रावधान क्या है कि इसका राज्य वित्त आयोग का जो गठन है एक संवैधानिक निकाय है, और इसका गठन आर्टिकल 243(1) के तहत किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच राज्य के राजस्वों के वितरण की सिफारिश करना है। और इनके समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ क्या हैं कि अलग अलग डेटा अलग अलग संगठनों के पास होने और इन संगठनों में समन्वय न होने के कारण स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की समग्र जानकारी नहीं मिल पाती। क्षेत्रवार डेटा का अभाव, पंचायत स्तर और क्षेत्रवार व्ययों के सटीक डेटा की कमी के कारण स्थानीय निकायों के प्रदर्शन आधारित वित्तीय विश्लेषण करना मुश्किल होता है। गैर मानक लेखा, राज्यों में अलग अलग लेखा प्रणालियां होने और समेकित वित्तीय विवरणों की कमी के कारण राज्यों के बीच तुलना करना कठिन हो जाता है। क्षमता की कमी की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण डिजिटल रूप में डेटा का रख रखाव और प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाते। अन्य क्या है, राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी की जाती है और वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण में भी कोताही बरती जाती है। ये कुछ चुनौतियां हैं राज्य वित्त आयोग के समक्ष। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसको मेंस वार नोट से तैयार करेंगे। और ये पीटी फैक्ट है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 243 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय हैं उनके बीच राज्य के राजस्व के वितरण की सिफारिश करना। अब इसकी प्रमुख सिफारिशों की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। प्रदर्शन का लेखा परीक्षण यानी ऑडिट करना, राज्यों में 73वें संविधान संशोधन की क्रियान्वयन का नियंत्रण एवं माहौल लेखा परीक्षक सीएजी द्वारा लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय निकायों का वास्तविक रूप में दिए गए अधिकारों और संसाधनों का आकलन किया जा सके। स्थानीय राज्य आयोग प्रकोष्ठ, राज्यों का वित्तीय डेटा को लगातार अद्यतन रखने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने चाहिए। मानकीकृत लेखा, स्थानीय निकायों को होने वाले हस्तांतरण के लिए एक समान रेखा प्रणाली लागू की जाए। एक साझा रिपोर्टिंग प्रारूप अपनाया जाए ताकि राज्यों के बीच एकरूपता स्थापित हो सके और उनके डेटा की आपस में तुलना की जा सके। व्यवस्थित प्रदर्शन सूचकांक, पंचायत उन्नति सूचकांक के मानकों को आवश्यकता, प्रदर्शन और समानता, दैट मीन्स नीड्स परफॉर्मेंस एंड इक्विटी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए ताकि वित्तीय आवंटन के फॉर्मूले को और अधिक सटीक बनाया जा सके। तो इसमें हम लोग वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग का गठन कैसे हुआ, वित्त आयोग का कार्य क्या है, उनके समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो पीटी और मेंस दोनों को देखा जाए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये हम लोग का डेली करेंट अफेयर सीरीज जो विजन आईएएस का चल रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये डेली बेसिस पर आप इससे जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि डिजिटल डिवाइड के बारे में बोला गया है। NCAER रिपोर्ट ने भारत में छिपे हुए डिजिटल डिवाइड को उजागर किया गया है। देखा जाए इसमें तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की रिपोर्ट भारत में डिजिटल समावेशन का विकसित होता परिदृश्य इस तथ्य को रेखांकित करती है कि वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब से अधिक हो जाने के बावजूद भी देश में कई प्रकार के परस्पर संबद्ध डिजिटल डिवाइड अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब से भी अधिक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में देखा जाए कई जगह डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी हुई है। भारत में छिपी हुई डिजिटल डिवाइड के बारे में देखते हैं हम लोग।
डिजिटल डिवाइड के स्तर पर अंतराल। रिपोर्ट के अनुसार 95% परिवारों के पास मोबाइल फ़ोन तो है, लेकिन केवल 8% के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। इसमें इंटरनेट का उपयोग केवल मोबाइल तक सीमित रह जाता है, जो उत्पादकता को कम करता है। कनेक्टिविटी के स्तर में पर अंतराल। इंटरनेट के व्यापक प्रसार के बावजूद भी 27.5% भारतीय परिवार पूरी तरह से ऑफलाइन है। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 32.2% और शहरी क्षेत्रों में 17.2% है। उपयोग में असंतुलन। इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए 66%, सोशल मीडिया के लिए 53.8% किया जाता है, जबकि शिक्षा के लिए 16.1% और सरकारी सेवाओं के लिए 11.4% के लिए इसका उपयोग अपेक्षाकृत कम है। उपयोग के लिए निर्भरता की बात करते हैं तो 20.4% परिवारों को डिजिटल सेवाओं को उपयोग करने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। जनसांख्यिकीय स्तर पर डिजिटल डिवाइड। लैंगिक स्तर पर देखा जाए तो कामकाजी उम्र की केवल 35.6% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है, जबकि पुरुषों में यह लगभग 57.6% है। आयु के स्तर पर देखा जाए तो वृद्धजनों जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उसमें केवल 9.4% लोग ही ऑनलाइन सक्रिय हैं। अब रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं, आप लोग इसको PDF में पढ़ लीजिएगा, मैं PDF में दे दूंगा। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है PT पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एक एक फैक्ट आप वार नोट्स में तैयार करेंगे। एक एक फैक्ट, हर एक फैक्ट को आप क्या करेंगे वार नोट्स में। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका कि वार नोट्स क्या है। वार नोट्स एक पेज का, डेली बेसिस पर एक पेज का एक नोट्स होगा, जिसमें आपको जो टॉपिक का नाम लिखना है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उसको एक शॉर्ट्स वे में लिखते जाना है, ताकि एक ही दिन का एक पेज में सारा करेंट अफेयर आपका समाहित हो जाए और एग्ज़ाम टाइम में आप उस कीवर्ड से उसको मीन्स में भी लिखा जा सकता है आपको, और PT में उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो ये आपको वार नोट्स होता है, सिर्फ एक पेज में आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि सिपरी ईयरबुक 2026 का मुख्य बिंदु क्या है। कुल परमाणु हथियार को लेकर चर्चा किया है कि जनवरी 2026 तक विश्व भर में लगभग 12,187 परमाणु वॉरहेड्स मौजूद हैं विश्व भर में। अब भारत के पास कितने हैं? भारत के पास लगभग परमाणु वॉरहेड्स की संख्या बढ़कर 190 हो गई है, जिनमें से 12 वॉरहेड्स मिसाइलों पर तैनात हैं। भारत की तुलना में चीन के पास 620 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड्स हैं। 2026 तक विश्व भर में कितने? 12,187 परमाणु वॉरहेड्स है, जिसमें भारत के पास कितने हैं? 190 हो गई है। वैश्विक सैन्य व्यय वर्ष 2025 में यह व्यय बढ़कर रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वैश्विक सैन्य व्यय में लगातार 11वें वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। 2025 में बढ़कर यह वैश्विक सैन्य कितना हो गया है? 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक सैन्य खर्च। और पर कुल परमाणु हथियार देखा जाए तो कुल परमाणु हथियार आपका कितना हो गया? परमाणु वॉरहेड्स भारत के लिए 190 हो गया है। और कुल वैश्विक सैन्य व्यय की चर्चा करते हैं 2025 में कितना है? यह व्यय बढ़कर 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान है, भारत 92.1 बिलियन डॉलर के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका 954 बिलियन डॉलर के साथ सैन्य व्यय करने के मामले में पहले स्थान पर है। तो ये की पॉइंट हुआ आपका कि सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान केवल है 5वां है। जो कितना खर्च कर ये इसका वैश्विक भारत का सैन्य खर्च कितना है? तो 92.1 बिलियन डॉलर। इसमें सैन्य खर्च के मामले में टॉप कौन किया है? तो अमेरिका। कितने बिलियन डॉलर के साथ? 954 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका। हथियारों के आयात को लेकर चर्चा करते हैं कि यूक्रेन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम में जो यूक्रेन लगातार हथियारों का आयात करता रहा है, जिससे यूक्रेन भारत को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। और वैश्विक हथियार आयातक में भारत की लगभग 8% हिस्सेदारी है। भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 8% हिस्सेदारी है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है भारत। और हथियारों के निर्यात को लेकर चर्चा करते हैं हम लोग, तो वैश्विक हथियार निर्यात में 70% हिस्सेदारी केवल 5 देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन। 70% हिस्सेदारी जो है वैश्विक हथियारों के निर्यात में इन 5 देशों की होती है। ये 5 देश कौन कौन है? केवल 5, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन। ये 5 देश मिलकर 70% हथियार का निर्यात करते हैं। अब वैश्विक सशस्त्र संघर्ष की बात करते हैं हम लोग कि 2024 में देश के बीच जारी सशस्त्र संघर्षों की संख्या 3 थी।
जो 2025 में दोगुनी होकर 6 हो गई। यह विश्व में बढ़ती अस्थिरता का संकेत है। जहां पहले सशस्त्र यानी कि शस्त्र के साथ जो हथियारों के साथ जो संघर्ष चलते थे, जहां 2024 में इनकी संख्या 3 ही और 2025 में काफ़ी संघर्ष देखे गए, काफ़ी देशों के बीच विवाद देखे गए। जो 2025 में कितने हो गए, 6 संघर्ष देखे गए, जो विश्व में बढ़ती अस्थिरता को संकेत करता है। तकनीकी की बात करते हैं तो रणनीतिक युद्ध, अब एआई ड्रोन समूह, ड्रोन स्वर्ण, स्वायत्त हथियार और साइबर उपकरणों का उपयोग होने लगा है। साथ ही अति महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर का हथियार के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। इस तरह ये तकनीक आधुनिक युद्ध और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को नया आकार दे रही है। तो ये सिपरी की रिपोर्ट थी, सिपरी ईयरबुक 2026 जो जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि हथियार, कुल परमाणु हथियार के मामले में भारत की क्या स्थिति है, वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत की क्या स्थिति है, और इस पर टॉप कौन है, इन सब डाटा को आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक वार नोट्स में तैयार करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि परमाणु निशस्त्रीकरण के वैश्विक तंत्र क्या है। जैसे कुछ संस्थाएं, UNODA संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय, यह वैश्विक निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है और हथियारों पर नियंत्रण लागू करने में सहयोग करता है। निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1978, यह हथियार नियंत्रक और निशस्त्रीकरण समझौतों के लिए प्रमुख बहुपक्षीय मंच है। प्रमुख संधियाँ, परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT, यानी परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कुछ संधियाँ हैं, जैसे कि परमाणु हथियार अप्रसार संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु हथियार निषेध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT और परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW, ये 3 संधियाँ की गई थी परमाणु निशस्त्रीकरण की, परमाणु हथियार की जो होड़ मची हुई उनको रोकने के लिए। ये जो NPT, ये BPSC PT से के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग अक्सर इसको ईयर के साथ मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT कब हुआ था, तो 1968 में। इसका क्या लक्ष्य था। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT संधि कब हुई थी, तो 1996 में। इसका क्या लक्ष्य था। और TPNW कब हुई थी, 2017 में, और इसका क्या लक्ष्य था। तो चलिए इसके लक्ष्य की ओर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले NPT संधि क्या है, जो 1968 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य था। लेकिन CTBT संधि जो 1996 में हुई थी, उसका क्या लक्ष्य था कि यह सभी तरह से परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंध लगाती है। और जो परमाणु हथियार निषेध संधि है, यह परमाणु हथियारों के विकास, रखने, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ देखा जाए कि परमाणु हथियार के निशस्त्रीकरण के लिए, उनके रोकथाम के लिए, उनके विकास पर रोक लगाने के लिए, उनके प्रसार को रोकने के लिए, उनके परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये 3 संधियाँ की गई थी। NPT संधि में क्या है कि उनके प्रसार को रोकने की बात की गई है, उनके प्रसार को रोकना ताकि शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया CTBT 1996 के तहत। लेकिन TPNW 2017 के तहत उसके विकास, रखरखाव, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान PMSMA के 10 वर्ष पूरे हुए। ये प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान क्या है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना ताकि जोखिमों की शीघ्र पहचान और समय पर उपचार हो सके। तो ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको PT के वार नोट्स में इसको तैयार करेंगे। क्या कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, किसके माध्यम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, प्रसव पूर्व उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना ताकि जोखिमों की शीघ्र पहचान और समय पर उपचार हो सके। लक्षित लाभार्थी और प्रदत्त सेवा, इसके लिए कौन लाभार्थी होंगे, गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही वाली महिलाएं, इनमें विशेषकर उच्च जोखिम वाले मामलों और नियमित जांच से छूट गई महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। समय और स्थान क्या है, प्रत्येक महीना को 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती है। डॉक्टर स्वयंसेवी प्रणाली, निजी डॉक्टर प्रत्येक महीना की 9 तारीख को स्वेच्छा से सेवाएं देते हैं, उन्हें आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। समग्र देखभाल, इसमें प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा नैदानिक जांच, प्रयोगशाला परीक्षण,
सोनोग्राफी, दवाइयाँ और पोषण और प्रसव योजना संबंधी आवश्यक परामर्श शामिल है। PMSMA रणनीति वर्ष 2022 में अनुवर्ती देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। इसके तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव तक लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं और आशा कार्यकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है तथा SMS अलर्ट प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। अब ये जो अभियान है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके 10 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी 2026 से 10 वर्ष पूरे कर गए। ये 10 वर्ष पूरे करके 2026 में इसकी क्या प्रभाव, इसकी क्या उपलब्धियाँ रही। अब तक देखा जाए तो 7.50 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान की गई है और मात्र मृत्यु दर 2014-16 की 130 प्रति लाख जीवित जन्म से कम होकर 2022-24 में 87 लाख प्रति जीवित जन्म रह गई है। अब व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली है। व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकरण। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्य प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर मातृत्व स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाता है जो ये निम्नवत है, जैसे जननी सुरक्षा प्रणाली JSY, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK और अन्य संबंधित योजनाएं। ये मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत कुछ योजनाएं हैं जो मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत जो गर्भवती महिलाओं को जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये उनकी प्रणाली को और भी मजबूत करता है। कौन? तो जननी सुरक्षा योजना हो गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम होगा और अन्य संबंधित योजनाएं। अब जननी सुरक्षा योजना क्या है? इसके तहत संस्थागत प्रसव, जो स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव, उसको बढ़ावा दिया जाता है। और 2014-15 से अब तक 11.96 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के 18.05 करोड़ से अधिक भी लाभान्वित हुए हैं के लाभार्थी। अन्य संबंधित योजनाएं सुमन पोषण अभियान, सुमन पोषण अभियान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और लक्ष्य जैसी पहले पोषण, मातृत्व लाभ और प्रसूति कक्ष की गुणवत्ता को सुधारती है। कुछ विषय जो चर्चा में रहे हैं उनको हम एक नज़र देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMAB PMJAY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पश्चिम बंगाल के PMJAY में शामिल होने के बाद इस योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार हो गया। अभी हाल ही में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल क्या है, इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हो गया है। अब इसकी शुरुआत देखा जाए तो सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना माना जाता है। इसके घटक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके दो प्रमुख घटक हैं। इसका उद्देश्य क्या? गरीबी और कमजोर परिवारों पर स्वास्थ्य व्यय का वित्तीय बोझ कम करते हुए प्राथमिक से लेकर तृतीय स्तर तक सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके द्वितीय और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल उपचार प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल उपचार प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल अभी शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? तो पश्चिम बंगाल शामिल हुआ है, जिससे इस योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके दो मुख्य घटक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके दो प्रमुख घटक हैं। तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये काबिल क्या है? काबिल ने अर्जेंटीना में 5 महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिज ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया है। कौन? अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, ये मिलकर लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जिनके पास विश्व के आधे से अधिक लिथियम संसाधन है। यहाँ देखा जाए तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया ये लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। अर्जेंटीना के पास देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन, तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है अर्जेंटीना के पास, और चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देखा जाए तो अर्जेंटीना जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अर्जेंटीना देखा जाए विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम संसाधन और तीसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार। अगर लिथियम भंडार की बात करते हैं, लिथियम भंडार में और फिर लिथियम उत्पादन में,
लिथियम उत्पादन में चौथा और लिथियम भंडार में तीसरा स्थान रखता है। लेकिन लिथियम संसाधन में देखा जाए तो दूसरा स्थान रखता है। काबिल क्या है? काबिल, इसकी स्थापना 2019 में केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संयुक्त उद्यम संरचना क्या है? एनाल्को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड MECL द्वारा इतना शेयरधारिता के अनुपात में गठित किया गया है। यानी कि एनाल्को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और MECL, इसका रेशियो 40:30 के रेशियो में शेयर इनका अनुपात में शेयर अदा करते हैं। यानी कि शेयरधारिता का अनुपात इनका 40:30 है। उसका उद्देश्य क्या है कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करना तथा भारत की खनिज सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार के। देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये वीरता पुरस्कार के बारे में क्या? यह युद्ध काल एवं शांति काल दोनों समय बहादुरी, वीरता और आत्म बलिदान के कार्यों के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। ये प्रदान किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं। इनकी घोषणा आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर घोषित की जाती है। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालयों से वर्ष में 2 बार सिफारिशें आमंत्रित करता है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन है? ये याद रखिएगा आप लोग कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार किसे माना जाता है? तो परमवीर चक्र को। और शीतकालीन वीरता पुरस्कार किसे माना जाता है? तो अशोक चक्र को, कीर्ति चक्र को और शौर्य चक्र को। तो यह वीरता पुरस्कार को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, एक शीतकालीन वीरता पुरस्कार। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। नीचे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि वीरता पुरस्कार कितने भाग में होते हैं? 2 पार्ट होते हैं इसके। एक युद्धकालीन, देखिए वीरता पुरस्कार के 2 भाग होते हैं, एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और एक शीतकालीन वीरता पुरस्कार। तो यहाँ नोट कीजिए कि एक युद्धकालीन और एक शीतकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन आते हैं और शीतकालीन में देखते हैं कि कौन कौन आते हैं। तो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में आप यहाँ देखिएगा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 जो हैं आपको, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और एक है आपका वीर चक्र। लेकिन शीतकालीन वीरता पुरस्कार की ओर देखते हैं हम लोग, तो इनमें आपको आ जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र। अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र, ये युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। जिसमें युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार जो है, सर्वोच्च पुरस्कार आपका कौन सा है? परमवीर चक्र, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी प्रकार शीतकालीन वीरता पुरस्कार में देखा जाए तो सर्वोच्च पुरस्कार किसको माना जाता है? तो अशोक चक्र को माना जाता है। ये रीजनिंग में भी कभी कभी आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन ये हम लोग याद रखें कि वीरता पुरस्कार में दो पार्ट होते हैं, युद्धकालीन, एक शीतकालीन। युद्धकालीन का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है और शीतकालीन का अशोक चक्र है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था ये, और जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ। लेकिन वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो मूल रूप से इनका नाम अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 रखा गया था, लेकिन 1967 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। ये शीतकालीन वीरता पुरस्कार जो अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र है, इनका पहले नाम अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 रखा गया था। लेकिन 1967 में देखा जाए, 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिया गया। तो 4 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया और 15 अगस्त 1947 से प्रभावित है। देखा जाए तो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार को स्थापित किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसको 4 जनवरी 1952 को। इसकी शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 और इसकी शुरुआत हुई 4 जनवरी 1952
52। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जोजिला सुरंग के बारे में कि ऐतिहासिक जोजिला सुरंग की सफल खुदाई पूरी होने के लिए एक केंद्रीय मंत्री ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करेंगे। जोजिला सुरंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि 13.14 किलोमीटर लंबे घोड़े की नाल के आकार की एकल ट्यूब द्विदिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल सुरंग है जो 11,578 फीट की ऊंचाई पर गांदरबल कश्मीर और कारगिल जिले के द्वास लद्दाख के बीच स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है ये ऑलरेडी जोजिला सुरंग बीपीसी पीटी में पूछ चुका है जो इसकी, तो हम लोग इसके की पॉइंट को नोट करेंगे कि यह 13.14 किलोमीटर लंबे है जो घोड़े के नाल की आकार की है और यह जो है सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सुरंग है जो 11,578 फीट की ऊंचाई पर जो कश्मीर और कारगिल जिले के जो द्रास लद्दाख के बीच स्थित है। ये बाकी कुछ पॉइंट है जो आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। हाँ, ये पॉइंट मैं यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ कि यह सुरंग वर्ष 2028 तक लद्दाख को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करेगी। इसके पूरा होने पर यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदेशीय सुरंग बन जाएगी। ये जो है सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सुरंग है, याद रखिएगा आप लोग। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम सर्वेक्षण के तहत पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस मिशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। इसके नोडल मंत्रालय कौन है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। इसका फोकस क्या है? भारत की पांडुलिपि विरासत का डिजिटल माध्यम से संरक्षण, सूचीकरण और साझा करना। तो ये ज्ञान भारत मिशन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। तो ज्ञान भारत मिशन का फोकस क्या है कि भारत की पांडुलिपि विरासत का डिजिटल माध्यम से संरक्षण करना, उनका सूचीकरण करना और साझा करना। इसके नोडल मंत्रालय कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण करना। इसमें शामिल पांडुलिपि कौन से हैं? ताड़पत्र, भोजपत्र और कागज पर लिखी संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं की पांडुलिपियाँ शामिल हैं। इनके 5 स्तंभ है। ये इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान भारत मिशन के कितने स्तंभ हैं? तो 5 स्तंभ हैं। कौन कौन देख लेते हैं हम लोग कि सर्वेक्षण और सूचीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुवाद और अनुसंधान और एक लास्ट हो गया आउटरीच। ये कितने स्तंभ हैं? तो 5 स्तंभ। आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। H1B क्या है? एक अमेरिकी संघीय न्यायालय ने H1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर $1 लाख करने के निर्णय को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। H1B वीजा के बारे में, H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वर्क वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को ऐसी विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके कार्य के लिए विशेष ज्ञान तथा कम से कम स्नातक या समकक्ष योग्यता आवश्यक होती है। इसके पात्र क्षेत्र कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, वित्त, अनुसंधान, शिक्षा और जॉब प्रौद्योगिकी आदि। इसकी शुरुआत में यह 3 वर्ष के लिए दिया जाता था, इसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत का महत्व क्या है? भारतीय नागरिक H1B कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इस वीजा को प्राप्त करने वालों में भारतीय सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट बॉन्ड इंडेक्स क्या है? भारत का ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में प्रवेश इस बॉन्ड की मांग और रुपए की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट बॉन्ड इंडेक्स क्या है? ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट बॉन्ड इंडेक्स विश्व के सबसे प्रभावशाली बॉन्ड सूचकांकों में से एक है। यह वैश्विक बाजारों में निवेश श्रेणी के सरकारी और कॉरपोरेट बैंड को सूचीबद्ध करता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ध्यान में रखिएगा कि ये बॉन्ड इंडेक्स है क्या। नेक्स्ट यमुना नदी के बारे में क्या कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यमुना नदी के कायाकल्प के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया है। यमुना नदी के बारे में देखा जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? यह गढ़वाल हिमालय में बंदरपुच शिखर के निकट स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है जो लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके संगम की बात करते हैं। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। हिमालय की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोंस और गिरी। मैदानी सहायक नदियाँ देखी जाए तो हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो टोंस नदी जो यमुना के जल प्रवाह में लगभग 60% का योगदान करती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। इनकी सहायक नदियाँ, मैदानी सहायक नदियाँ आपको हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और हिमालय की सहायक नदियाँ कौन है? ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोंस और गिरी। बेसिन वाले राज्य देखा जाए, यह अनूठी विशेषता क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं मिलती। इसकी एक अनूठी विशेषता है।
ये सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं मिलती। इसको स्टार पॉइंट, स्टार नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ एक कंट्री जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज आर्मेनिया है। आर्मेनिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासियान ने हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। आर्मेनिया में जो चुनाव हुए थे उसमें आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किया? निकोल पासियान। इनकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि आर्मेनिया काकेशस पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एक स्थलरूप देश है। ये देखा जाए यहाँ पर, ये हम लोग का क्या है? आर्मेनिया है। इसके सीमावर्ती देश में उत्तर में जॉर्जिया, पूरब में अजरबैजान, उत्तर में जॉर्जिया, पूरब में अजरबैजान। ये देखा जाए, ये इसके उत्तर में जॉर्जिया है यहाँ पर, इसके पूरब में देखा जाए यहाँ पर ये अजरबैजान, दक्षिण पूर्व में ईरान। ये देखा जाए दक्षिण पूर्व में ईरान है यहाँ पर, और पश्चिम में तुर्की, पश्चिम में तुर्की। तो आर्मेनिया के चारों तरफ ये कंट्री बसे हुए हैं। अब देखा जाए इसकी भौगोलिक स्थिति की ओर चर्चा करते हैं कि कुछ विशेषताएं हैं इनकी, जैसे कि काकेशस पर्वत आर्मेनिया के अधिकांश भूक्षेत्र पर स्थित है। आर्मेनिया के अधिकांश भूक्षेत्र पर कौन सा पर्वत स्थित है? काकेशस पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अरागाट्स है जो एक सुप्त ज्वालामुखी चोटी है। इसकी महत्वपूर्ण नदियां कौन है? अरास, हरजदान, अरपा और वोरोटन। ये प्रमुख जिले कौन सा है? लेक सेवन आर्मेनिया की सबसे बड़ी झील है। लेक सेवन जो है आर्मेनिया की सबसे बड़ी झील है। और प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो स्वर्ण, तांबा, मोलिब्डेनम, जस्ता, बॉक्साइट के लघु भंडार, ये सब प्राकृतिक संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए आज का ये करेंट अफेयर यहाँ पर लास्ट हुआ। आप लोग इस जो भी ये नोट्स है इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। इस विजन है, इसके डेली इस प्रोग्राम में आप लोग जुड़े रहें ताकि आपको ये न सिर्फ PT और बल्कि मेंस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये हम लोग का चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। ये आपको अभी नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन लगातार 1-2 महीना 3 महीना के बाद अब इस बात को रियलाइज कीजिएगा। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आप उसको ऑप्शन के साथ प्ले कर पाइएगा, गेम खेल पाइएगा और मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा। इसलिए इससे जुड़े रहें। ये सिर्फ न सिर्फ PT में बल्कि मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेंस में अक्सर कुछ क्वेश्चन जैसे FTA को लेकर दे दिया जाता है। जो जब न्यूज़ ये आप सुने रहेंगे और एक बार इस PDF को पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप 70% तो कोशिश कर ही देंगे लिखने को। तो सिर्फ डेली बेसिस पर आप इसको अप्लाई करें। न सिर्फ लोग करते क्या है कि मेंस में एक पूरा नोट्स ले लेंगे किसी भी कोचिंग का और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो मेमोराइज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इसको डेली बेसिस पर देखते हैं और लास्ट में उस नोट्स को अगर पढ़ते हैं तो आपको सारा फैक्ट डेटा आपको क्लियर हो जाएगा और आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। तो चलिए लास्ट करते हैं। धन्यवाद।